नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस एपिसोड को, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। थोड़ा लंबा भी होगा आज का वीडियो, लेकिन आप इसे ज़रूर देखें। ये गुजारिश मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज मैं आपको अमेरिका की वो हकीकत बताने जा रहा हूं जो आम तौर पर लोग नहीं बताते हैं, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। ये चर्चा तो होती है कि अमेरिका में यहूदी लॉबी जो है उसका जलवा क्या है, वो किस तरह से वहाँ राजनीति को प्रभावित करती है। लेकिन ये जो यहूदी लॉबी ही नहीं, इज़राइल और मोसाद जो उसकी खुफिया एजेंसी है, ये तीनों मिलकर कैसे अमेरिकी राजनीति को, अमेरिकी पूरे शासन प्रशासन पर अपना नियंत्रण रखते हैं और किस तरह से वो अपने हित में उसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत भयानक और डरावना सच है अमेरिकियों के लिए कि उनकी सरकारें, उनके राजनीतिक दल, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, दोनों जगह मोसाद और इजरायली लॉबी की, यहूदी लॉबी की इतनी गहरी पैठ है कि अमेरिका इजराइल से थोड़ा भी हिल डुल नहीं सकता, इधर उधर डिग नहीं सकता है। तो ये बड़ी ख़तरनाक स्थिति होती किसी देश की कि उस देश को कोई और देश और उसकी कोई एजेंसियां और उसके लोग चला रहे हों, उसकी विदेश नीति को निर्धारित कर रहे हों, उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको तय कर रहे हों। और ये मामला जो आज उठ रहा है वो जेफरी एप्स्टीन की फाइलों की वजह से उठ रहा है, उसकी भूमिका की वजह से उठ रहा है। वो जिस तरह के आपराधिक कर्मों में लिप्त था, जिस तरह से अंडर एज लड़कियों को परोसता था, पूरे जो प्रभावशाली लोग हैं अमेरिका के और बाहर के भी, उनको अपनी गिरफ्त में लेने के लिए कंप्रोमाइज़ करवाकर उनको ऐसे हालात में उनके फ़ोटोग्राफ्स, उनके वीडियो, उनके वॉइस मेल्स, उनके ईमेल्स, इन सब को इकट्ठा करके वो उन लोगों को, उन ताकतवर लोगों को अपनी मुट्ठी में करता था। ये अब एक कड़वा सच है अमेरिकी राजनीति का, अमेरिकी तंत्र का, जो सामने आ रहा है। तो ये बहुत ही अब इसे स्वीकार तो अमेरिका भी नहीं करेगा और इजराइल भी नहीं कहेगा, लेकिन ये एक तरह से घोषित तथ्य है कि जेफरी एप्स्टीन मोसाद का एजेंट था और जो बरसों से मोसाद के लिए काम कर रहा था, इजराइल के लिए काम कर रहा था, उसके लिए तमाम तरह की डील कर रहा था, बहुत तरह की अमेरिका में फिक्सिंग कर रहा था। और अमेरिका नहीं, दुनिया भर के देशों में ये काम वो कर रहा था इजराइल के लिए। और जैसे कि हमने देखा कि भारत के भी कुछ नेताओं के नाम आए हैं, हरदीप पुरी, प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र भी उसके ईमेल में है। तो ये उसका जाल कितना बड़ा था, कितना विशाल था, और किस तरह से वो ये ब्लैकमेलिंग के ज़रिए इजरायली हितों की रक्षा कर रहा था या इजराइल के काम करने के लिए वो तैनात था और उसके लिए तमाम तरह के दंड फंद कर रहा था वो। तो इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। मसलन ये तो ठीक है कि यहूदी वो एप्स्टीन यहूदी लॉबी के लिए काम कर रहा था और इजराइल के लिए काम कर रहा था, मोसाद का एजेंट था। इसके और भी बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं और बहुत सारे उदाहरण ऐसे मिल रहे हैं जो बताते हैं कि ये कितनी गहरी पैठ रखता था। एक तो ये कि एप्स्टीन के बारे में अब बिल्कुल साफ है कि न केवल वो ट्रंप या रिपब्लिकन पार्टी बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी के भी नेताओं को इसी तरह से हमने बिल क्लिंटन के वीडियोस देखे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 90 से 98% तक दोनों पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं वो इसमें एप्स्टीन के साथ इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे या एप्स्टीन के साथ उनके रिश्ते थे और एप्स्टीन के पास उनके बहुत सारे राज भी होंगे। और अगर ऐसी सूरत बन जाती है तो सोचिए कि अमेरिकी
कांग्रेस में, सीनेट में हो, चाहे लोअर हाउस हो, कहीं भी प्रतिनिधि सभा हो, कहीं भी आखिरकार ये जो कंप्रोमाइज्ड हैं जो लीडर्स, वो इज़राइल के खिलाफ कैसे जाएंगे। इज़राइल भले ही गज़ा पट्टी पर जीनोसाइड करता रहे, नरसंहार करता रहे, लेकिन एक चूं आवाज़ भी वहाँ से नहीं उठती है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ विद्रोही नेता जो ज़रूर हैं वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं भला वो कैसे खड़े होंगे। तो एक पूरा, और फिर जब राष्ट्रपति ही कंप्रोमाइज़ हो, जैसा कि हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, उनका पूरा इतिहास, अतीत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं, फोटोग्राफ्स आ चुके हैं, बहुत कुछ छिपाया भी जा रहा है। तो ये तो तय माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो मोसाद इज़राइल के कब्ज़े में ही हैं, वो उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं। वो इसीलिए हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि अगर बेन्यामिन नेतन्याहू वहाँ पर कत्ले आम मचा रहे हैं तो उन्होंने कभी उनको रोकने की हिम्मत नहीं जुटाई, कभी नहीं कहा कि बस बहुत हो गया अब युद्ध रोको, और ना ही नेतन्याहू ने उनकी सुनने की ज़रूरत महसूस की। तो ये रिश्ता कुछ इस तरह का है जिसमें अमेरिकी जो नेता हैं, नेतृत्व है, लीडर्स हैं, वो इज़राइल के साथ खड़े रहने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर वो किसी दूसरे रास्ते की तलाश करेंगे तो जाहिर है कि उनका करियर ही चौपट हो सकता है। ये तो अमेरिका के पॉलिटिशियन का मामला है। इज़राइल के भी पॉलिटिशियन अगर दाएं बाएं होने की कोशिश करते हैं, जो इज़राइली या यहूदियों को लगता है कि इज़राइल के हित में है, उनके साथ भी वही हश्र होता है। इज़राइल के राष्ट्रपति रहे हैं यहूद बराक। आप सोचिए कि एपस्टीन ने उनको भी अपने जाल में फांस लिया था। वो लगभग हर बार उनके घर पर जाकर ठहरते थे और उनसे जुड़े बहुत सारे राज सामने आ सकते हैं अगर ये फाइलें खुली। तो वो यहूद बराक पर किस तरह से दबाव बना रहे थे और किस तरह से उन्होंने उस समय, कहा जाता है कि फ़िलिस्तीन के मामले में वो समझौता करने के बिल्कुल करीब थे, लेकिन वो समझौता हुआ नहीं, क्योंकि ये जो इज़राइल की लॉबी है या जो नहीं चाहते अमेरिका में यहूदी, जो नहीं चाहते कि इस तरह का कोई समझौता हो बल्कि इज़राइल पूरा कब्ज़ा कर ले फ़िलिस्तीनी इलाकों पर, उन्होंने उनको मजबूर कर दिया। और इसमें अगर एपस्टीन या इस तरह के लोगों का हाथ रहा हो तो कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि उनके पास उनके राज हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एपस्टीन अकेले नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि लोग हैं से मतलब मोसाद के एजेंट हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, अमेरिका में रहकर इज़राइल के लिए काम कर रहे हैं। इनमें से एक नाम है रॉबर्ट मैक्सवेल का, जो कि घिस्लेन मैक्सवेल, जो कि एपस्टीन के साथी थी, उनके पिता थे और वो भी मोसाद के एजेंट थे और 1980 के दशक से इज़राइल के काम कर रहे थे और प्रभावशाली लोगों को उसी तरह से कंप्रोमाइज़ करने की रणनीति पर चलते थे। कंप्रोमाइज़ करना आप समझ सकते हैं कि उनके अश्लील वीडियो बना लेना, उनको ऐसी जगहों पर फंसा देना जिससे वो ब्लैकमेल होते रहें। तो यहूद बराक और एपस्टीन के संबंधों के बारे में मैं बता चुका हूँ। 2013 से 17 के बीच में यहूद बराक एपस्टीन के घर 30 बार से ज़्यादा बार आए थे, उनके प्राइवेट जेट में उड़े थे और उनके एपस्टीन से जुड़े जो कंपनी है, फाउंडेशन, उसको उन्होंने लाखों डॉलर भी दिए थे। जो ईमेल हैक हुए उनसे पता चलता है कि एपस्टीन बराक के लिए इजरायली इंटरेस्ट के लिए सौदे करवाता था और ये भी कि फ़िलिस्तीन के साथ समझौता न हो इसके लिए ब्लैकमेल भी करता था। अब आते हैं कि रॉबर्ट मैक्सवेल, जो एक दूसरे मोसाद के एजेंट का नाम बार बार आता है, जिसका संबंध एपस्टीन के साथी के साथ जुड़ता है, उनके फादर थे, उन पर बहुत गंभीर से आरोप हैं और बहुत सारे जो अनौपचारिक दावे हैं वो किताबों और पूर्व के खुफिया अधिकारियों ने लगाए हैं और वे ये
दावा करते हैं कि वो मोसाद के एजेंट थे। ये एक खुली किताब की तरफ थी। उन्होंने क्या खेल किए हैं मोसाद के एजेंट के तौर पर, उन पर आरोप है कि प्रॉमिस एक जो अमेरिकी सॉफ्टवेयर था और अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के लिए बना था, उसको उन्होंने इज़राइल के लिए चुराया, उसको इज़राइल को पहुंचाया बैकडोर से, और जिससे मोसाद दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों, सरकारों और कंपनियों पर की जासूसी कर सके। रॉबर्ट मैक्सवेल कथित तौर पर संशोधित सॉफ्टवेयर को दुनिया भर में बेचने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने चीन, रूस, भारत, अमेरिकी और परमाणु लैब्स समेत कई जगहों को ये बेचा था। तो एक तो इनकी ये भूमिका है। हथियारों की डीलिंग और अन्य जासूसी के मामलों में भी उनका रोल रहा है। उन पर आरोप है कि वो इज़राइल के लिए हथियारों की डील करवाते थे और यूरोप, सोवियत संघ और अन्य जगहों से जानकारी इकट्ठी करके मोसाद को देते थे। कुछ दावों में तो यहाँ तक कहा गया कि MI6, KGB और मोसाद तीनों के लिए वो एक साथ काम करते थे, यानी ट्रिपल एजेंट थे वो। तो ये तो उनका रॉबर्ट मैक्सवेल का है, और इसके बारे में ठोस बातें भी कही हैं। इज़राइल के पूर्व खुफिया अधिकारी हैं बेन मेनोशे, उनकी किताब है। गॉर्डन थॉमस की एक किताब है जॉन डॉइन स्पाइस, डिलन थॉमस की किताब, और एक मशहूर पत्रकार हैं सैमूर महर्ष, उनके लेख हैं। ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से रॉबर्ट मैक्सवेल इज़राइल के लिए काम करते थे। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि मैक्सवेल का इज़राइल में राजकीय ढंग से अंतिम संस्कार हुआ था। माउंट ऑफ ऑलिव्स पर प्रधानमंत्री इत्ज़ाक शमीर और कई खुफिया प्रमुख उस समय उनके अंतिम संस्कार में मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण था और अमेरिका में किस तरह से काम कर रहा था। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप के दामाद भी यहूदी हैं। ट्रंप के जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, वो यहूदी हैं, और उनकी जो पत्नी यानी ट्रंप की लड़की इवांका ट्रंप, उन्हें शादी के पहले ही यहूदी धर्म को अंगीकार कर लिया था, वो यहूदी बन गई थी। और इसी बात से ये खबर भी उड़ती रहती है कि ट्रंप ने भी यहूदी धर्म स्वीकार कर लिया था, या वो स्वीकार करने के बारे में उस समय विचार कर रहे थे। जेरेड कुशनर जो उनके दामाद हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब इवांका का कन्वर्जन हुआ, यानी इवांका जब यहूदी बनी, तो ट्रंप ने मजाक में कहा था कि लोग तो मुझे पहले से ही यहूदी समझते हैं, मेरे ज़्यादातर दोस्त यहूदी हैं, इज़राइल मुझे प्यार करता है। अब आप सोचिए कि यहूदी, ये धर्म, यहूदियों के लिए ट्रंप की ये भावनाएं हैं, ये विचार हैं, तो वो एक तरह से धर्मांतरित व्यक्ति ही हैं, भले ही वो उन्होंने धर्मांतरण ना किया हो। तो एक तो ये मोसाद, उसके एजेंट, उनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो किस तरह की है, ये स्पष्ट हो जाता है एपस्टीन के मामले से भी और रॉबर्ट मैक्सवेल के नाम से भी। अब अमेरिकी तंत्र पर कब्जा करने का एक दूसरा बड़ा औजार है यहूदी लॉबी। यहूदी लॉबी, हम जानते हैं कि यहूदी लॉबी इतनी पावरफुल है अमेरिका में कि अमेरिकी कांग्रेस के फैसलों को बदल देती है, पलटवा देती है, या उसे लगता है कि इस पर कोई नीति बननी चाहिए, तो वो लॉबिंग करके वो काम भी कर सकती है। ये इस जो लॉबी होती है अमेरिका में, यहूदी लॉबी, उसको वहाँ बोलते हैं अमेरिकन इज़राइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, AIPAC, AIPAC, और अन्य प्रो इज़राइल संगठनों के साथ ये कोऑर्डिनेट करती है, और सभी यहूदियों और यहूदी समुदाय इससे जुड़े हुए हैं। ये जो लॉबी है ये पूरी तरह से इज़राइल के हितों को काम करती है। अब आप सोचिए कि अमेरिका में रहने वाले यहूदी, उनकी निष्ठा अमेरिका के प्रति उतनी नहीं है जितनी कि इज़राइल के प्रति है। वो इज़राइल के लिए एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो लॉबिंग करती है इज़राइल के लिए,
और उसमें अमेरिकी नेताओं पर, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर तरह तरह से दबाव बनाते हैं। अब ये जो प्रो इज़राइल लॉबी है, इसका आकार बहुत बड़ा है। ये तकरीबन 60 लाख लोग इसके सदस्य हैं और हर कांग्रेसी डिस्ट्रिक्ट में सक्रिय हैं। ये दोनों पार्टियों को समर्थन देता है। ये संगठन 2024 के चुनाव में इसने पीएसी उम्मीदवारों को बड़ी फंडिंग दी और 96% ऐसे उम्मीदवार जीते जिनको AIPAC समर्थन दे रहा था। यानी 96% लोग वो जीते जिनको यहूदी लॉबी समर्थन दे रही थी। इसी तरह से इस चुनाव में 2024 के चुनाव में $100 मिलियन इस लॉबिंग फर्म ने या कहनी चाहिए ग्रुप ने खर्च किए अमेरिकी चुनाव पर। और इसका मुख्य लक्ष्य ये था कि जो भी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स हैं जो इज़राइल की आलोचना करते हैं, उसके नस्लवादी अभियानों के लिए, जिनोसाइड वगैरह के लिए, उनको हराया जाए। उनको हराने के लिए पैसा खर्च किया है। वहाँ के मशहूर पत्रकार हैं जॉन मीयरशाइमर और स्टीफन वॉल्ट। उनकी किताब है द इज़राइल लॉबी एंड US फॉरेन पॉलिसी। इसमें बताया गया कि ये लॉबी अमेरिकी नीति को इज़राइल की दिशा में झुकाती है, भले ही वो अमेरिकी इंटरेस्ट से मेल न खाए। अमेरिकी इंटरेस्ट की परवाह इस लॉबी को नहीं है, इसे परवाह है इज़राइल की, तो उसके लिए वो सारा काम करती है। ये जो AIPAC है, ये फंडिंग उम्मीदवारों को इजराइल समर्थक नीतियों के लिए बाध्य करती है। जैसे गजा संघर्ष में इजराइल का समर्थन, तो ऐसे कैंडिडेट्स को वो सपोर्ट करती है या उन कैंडिडेट्स को फोर्स करती है कि अगर आप इजराइल समर्थक नीति अपनाओगे तो आपको हम फंड करेंगे, और ये इस तरह से काम करती है। ये लॉबी पूरे मीडिया और पब्लिक ओपिनियन को कैसे प्रो इजराइल नरेटिव में ढाला जाए उसके लिए काम करती है। जाहिर है इसके लिए वो मीडिया को भी फंड करती है, वहाँ के न्यूज़ चैनलों को, वहाँ के अखबारों को, उन पर दबाव भी बनाती है लॉबिंग के ज़रिए और फंडिंग के ज़रिए उनको प्रभावित भी करती है। और इसका दो असर होता है, एक तो इजराइल में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में पॉजिटिव खबरें छपें, चाहे भरपूर निगेटिव हो, और दूसरा ये भी होता है कि फ़िलिस्तीन के हक़ में कोई ना बोले, कोई ना लिखे, कोई ना कुछ दिखाए। तो ये हर तरह से दबाव, चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया पर हो, वहाँ पर ये सारी चीज़ें ये लॉबिंग करती है। तो आप देखिए कि अमेरिकन पॉलिटिक्स को, अमेरिकन प्रशासन शासन को किस तरह से घेर रखा है यहूदियों ने, यहूदी लॉबी ने, इजराइलियों ने, मोसाद ने, और चारों तरफ से वो उसका अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने हक मतलब इजराइल के हक में, और यहूदियों की जो इच्छा है इजराइल के विस्तार की, ग्रेटर इजराइल की, कि पूरा उस इलाके को कब्ज़ा कर लिया जाए, चाहे वो फ़िलिस्तीन हो, चाहे वेस्ट बैंक हो। गोलान हाइट्स पर तो कब्ज़ा है ही, जो सेटलर्स का मामला है, जहाँ पर आबादी का डेमोग्राफी बदलने का, जहाँ फ़िलिस्तीन आबादी है वहाँ पर यहूदियों को बसाकर उसके पूरी आबादी की संरचना को बदलने का, उसको समर्थन देते हैं। और इस तरह से ये प्रो फ़िलिस्तीन आवाज़ों को साइलेंस करती है और प्रो इजरायली आवाज़ों को ज़्यादा मौका देती है, उनको लाउड करती है, उनको एक तरह से उनका मेगाफोन उनको हाथ में थमा देती है। तो इस तरह से आप देखिए कि पूरा अमेरिकी तंत्र यहूदियों के सामने नतमस्तक है, इजराइल के सामने नतमस्तक है, और इजराइल जो चाहता है कर लेता है। वो कोई भी अमेरिका में हिलता नहीं, पत्ता नहीं खड़कता है। दो चार आवाज़ें हैं प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स की, वो बोलती हैं, लेकिन उनका कोई से नहीं होता, क्योंकि वो न कारखाने में तूती की आवाज़ें हैं। बाकी हम देख रहे हैं कि लगभग चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में हो, सब इजराइल के पीछे खड़े रहते हैं, उसकी तमाम गुंडागर्दी को, उसके तमाम आतंकवादी हरकतों को का समर्थन करते हुए, और उसे
ढेरों मदद देते हैं। और ये भी इजरायली लॉबी का ही कमाल है, यहूदी लॉबी का कमाल है कि वो फोर्स करती है सरकार को, वहाँ जो भी सरकार होती है, कि वो इज़राइल को लगातार बड़ी मदद देती रहे, चाहे वो डॉलर के रूप में हो, और चाहे वो हथियारों के रूप में हो, चाहे इंफॉर्मेशन के रूप में हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मंच, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या दूसरे फोरम हैं, वहाँ पर इज़राइल की मदद करते रहें, इज़राइल का बचाव करते रहें। और ये अमेरिका बखूबी करता आ रहा है। तो ये साफ है कि इज़राइल और यहूदी लॉबी और मोसाद, ये तीनों अमेरिका पर किस पैमाने पर नियंत्रण कर रहे हैं, उसकी राजनीति को, उसके शासन प्रशासन को, और किस तरह से उसकी गिरफ्त में अमेरिका फंसा हुआ है, ये शायद अमेरिकी भी नहीं समझ पा रहे होंगे। अमेरिका के लोग भी इससे नावाकिफ़ होंगे। और ये जो कैंपेन चलती है प्रो इज़राइल की, उससे प्रभावित होते होंगे। उन्हें भी लगता होगा कि इज़राइल ठीक कर रहा है, इज़राइल के आसपास जो ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, वही उस पर अत्याचार कर रहे हैं, वही उसको धमका रहे हैं, और इसलिए इज़राइल का ये सब करना ठीक है। लेकिन कोई समाधान की तरफ अमेरिका कोशिश नहीं करता है, कोई ऐसा समाधान जिससे ये टंटा ख़त्म हो। वो इस प्रोग्राम जो इज़राइल चाहता है कि ये इज़राइल अपने तरह से इसका समाधान चाहता है, और वो ये है कि 2 नेशन थ्योरी को की बात ही ना की जाए, और जितने भी फ़िलिस्तीनी इलाके हैं उन पर कब्ज़ा कर लिया जाए, फ़िलिस्तीनियों को मार दिया जाए या वहाँ से भगा दिया जाए। ये उसका गेम प्लान है, और उसमें अमेरिका पूरी तरह से मदद कर रहा है। अमेरिका मतलब पूरा अमेरिका की राजनीतिक बिरादरी, राजनीतिक नेतृत्व इज़राइल के सामने समर्पण कर चुका है। और उसकी बहुत सारी वजहें एपस्टीन है, एपस्टीन और उनके जैसे ऑपरेशन करने वाले मोसाद के एजेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।